आज हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। विपणन अवधारणा का उद्गम या इसका विकास कैसे हुआ। तो हम लोग अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जो दिए गए हैं 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो बिफोर 1900 के पहले की है। इसको हम लोग एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेट भी बोलते हैं। यह मार्केटिंग की सबसे प्रारंभिक अवस्था है जबकि मार्केटिंग का इवोल्यूशन हुआ। इस स्टेज में लोगों ने खेती व उससे संबंधित कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक समय ऐसा आया जबकि आवश्यकता से अधिक खेती की उपज पैदा करना शुरू हो गया। अतः यह समस्या उत्पन्न हो गई कि उत्पादन के आधिक्य को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इस समस्या ने वाणिज्य एवं व्यापार को जन्म दिया जिसमें विनिमय की आवश्यकता पर बल दिया गया। अर्थात मार्केटिंग का यहीं से क्या हुआ, इंसेप्शन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक, लोगों ने अपने जो सरप्लस प्रोडक्शन थे उसके बदले में अपनी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं का एक्सचेंज स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने एक ऐसे केंद्रीय स्थान की तलाश करना प्रारंभ किया जहां पर प्रोडक्शन के सरप्लस को लाकर जो वस्तु का विनिमय किया जाए, एक्सचेंज किया जाए। धीरे धीरे ऐसे केंद्रीय स्थान ने बाजार का रूप धारण कर लिया, मार्केट का रूप धारण कर लिया। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से बाजार का उद्गम माना जाता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ मार्केट। बाद में वस्तु विनिमय में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए मुद्रा का उद्गम हुआ। ठीक है, मनी का कॉन्सेप्ट आया फिर, और वस्तु विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा संपन्न होने लगा जिसके कारण मुद्रा द्वारा विनिमय अत्यधिक मात्रा में होने लगा। तो पहला स्टेज जो था वो एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज था। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि लोग पहले अपने सरप्लस प्रोडक्शन से किसी भी जिनकी उनकी आवश्यकता होती थी उससे वो लोग एक्सचेंज करते थे। तो यहीं से इनका मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ। फिर हम लोग सेकेंड स्टेज को देखते हैं। तो यह स्टार्ट हुआ था 1900 के बाद, और कब तक यह रहा, 1930 तक। इसको हम लोग प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज बोलते हैं। इसके अंतर्गत विपणन अवधारणा पर विचार विमर्श करते समय प्रबंध दर्शन में होने वाले समानांतर परिवर्तनों पर दृष्टि डालना आवश्यक है जिन्होंने विपणन अवधारणा को जन्म दिया। प्रारंभ में औद्योगिकरण समाज में प्रबंध उत्पाद अभिमुखी मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेड था। ठीक है, विपणन की आवश्यकता केवल उत्पादन क्षमता के वितरण के लिए होती थी। ग्राहक के संबंध में निर्माता अनुमान लगा लेता था। ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता था। इसका मुख्य कारण उत्पादन क्षमता की तुलना में ग्राहकों की मांग का अधिक होना था। मतलब प्रोडक्शन पहले बहुत कम होता था लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो कस्टमर को क्या एक्चुअल में चाहिए वो मैटर नहीं करता था। ठीक है, ये सिर्फ प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। उत्पादन अभिमुखी प्रबंध में मतलब प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज मैनेजमेंट में सामाजिक दायित्वों के पूर्ति पूर्ण उदासीनता थी। मतलब कोई ध्यान नहीं दिया जाता था सामाजिक दायित्वों का। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना था। ठीक है, सेवा अथवा सामाजिक दायित्व का कोई स्थान नहीं था। व्यवसाय में की जाने वाली प्रत्येक क्रिया द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाने का प्रयास किया जाता था। ठीक है, इस प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज में। फिर हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो 1930 से स्टार्ट होकर 1950 तक चला। इस स्टेज को हम लोग सेल्स ओरिएंटेड स्टेज के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे विपणन की मतलब मार्केटिंग की जो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, परंतु जब ग्राहकों की मांग और उत्पादन क्षमता में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो प्रबंध को अपने विपणन दर्शन पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होना पड़ा। अब क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई और
क्वांटिटी डिमांड तो थी ही मार्केट में। तो क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो अब क्या हुआ, जितना प्रोड्यूस होता था उतना ही डिमांड होता था, तो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज में आ गए। तो अब यहाँ क्या हुआ, सेल्स ओरिएंटेड का रुख किया गया। ठीक है, उत्पादन वृद्धि के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि हुई। ठीक, कंपटीशन भी बढ़ने लगा। प्रभावशाली विक्रय शक्ति के अभाव में इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के समय में उत्पादित माल का विक्रय करने में कठिनाई अनुभव की जाने लगी। विक्रय शक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रबंध ने विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विपणन अनुसंधान, विक्रय प्रशिक्षण आदि की सहायता ली। ठीक है, मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट की, सेल्स प्रमोशन की, मार्केटिंग और रिसर्च की, इन सब की सहायता ली, इसमें प्रशिक्षण करने लगे लोग। इतना होते हुए भी अभी तक उत्पादन अभिमुखी प्रबंध, मतलब प्रोडक्शन ओरिएंटेड मैनेजमेंट का ही प्रचलन था। ठीक, हालांकि ग्राहक के महत्व को महसूस किया गया, परंतु यह केवल कॉरपोरेट प्रोडक्शन के विक्रय के साधन के रूप में ही था। ठीक है, उत्पादन अभिमुखी प्रबंध से भिन्नता करने के लिए इसे विक्रय अभिमुखी प्रबंध की संज्ञा दी जा सकती है। मतलब देखिए क्या हुआ कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो था उससे तो ये स्टेज एकदम से अलग था। पहले क्या सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, प्रोडक्शन तो हो रही थी, लेकिन अब हमको जहां जैसे ही इसके अंदर क्या आ गई, कंपटीशन आ गई, तो अब हमको क्या, ग्राहकों को लुभाने के लिए, मतलब ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। तो इसलिए इसको क्या एट द एंड हमको क्या करने थे, अपने जो भी प्रोड्यूस थे, प्रोडक्ट थे, उसको बेचना था। इसलिए इस स्टेज को हम लोग सेल्स ओरिएंटेड स्टेज बोलते हैं, जो कब तक चला, 1930 टू 1950 तक। फिर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज का स्टार्टिंग हुआ 1950 से और यह कब तक चला, 1960 तक। इस स्टेज को हम लोग कहते हैं मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। ठीक है, जब धीरे धीरे मार्केटिंग की सेल्स ओरिएंटेड स्टेज में उत्पादकों तथा ग्राहकों में प्रतिस्पर्धा होने लगी, यह प्रतिस्पर्धा दिनों दिन और भी कट्टर होती चली गई। इससे प्रबंध को विपणन दर्शन पर पुनः विचार करने के लिए बाध्य किया। इस कट्टर प्रतिस्पर्धा ने उत्पादकों को यह सोचने के लिए बाध्य किया कि बिना शक्तिशाली एवं प्रभावी विक्रय शक्ति, मतलब सेल्स फोर्स के उत्पादन का अधिक मात्रा में विक्रय करना संभव नहीं है। यहीं से ग्राहक का महत्व अनुभव होने लगा। ठीक है, यह कहा गया कि उत्पादन के आधिक्य को बेचने के लिए प्रचुर संख्या में ग्राहकों का होना आवश्यक है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं का पता लगाया जाए तथा उसी के अनुसार माल का उत्पादन करके विक्रय किया जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने जो भी प्रॉफिट ओरिएंटेड था, मतलब प्रॉफिट तो अभी भी है, लेकिन क्या था कि सिर्फ हमको प्रोड्यूस करना था, ग्राहक को हम लोग वैल्यू नहीं करते थे। लेकिन इस स्टेज में, मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज में क्या होने लगा, हम लोग ग्राहक को वैल्यू देने लगे, उनके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, जहां एक और सेल्स विक्रेताओं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं दूसरी ओर मार्केटिंग ग्राहकों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान केंद्रित करता है। यहीं से मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज का इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, जो है फिफ्थ स्टेज, जो 1960 से स्टार्ट होके अभी तक चल रहा है। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं कस्टमर ओरिएंटेड स्टेज। तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, वैसे वैसे कंपनी के सामने जो प्रोडक्शन यूनिट थे, उनके सामने बहुत सारी कठिनाई आ गई। जो कंज्यूमर थे, उनकी डिमांड में तेजी से परिवर्तन के कारण संगठन लगातार समस्याग्रस्त रहने लगा। ठीक है, जैसे ट्रेंड चेंज हो जाती हैं, टेस्ट चेंज हो जाती हैं, तो अब ये सब बातें प्रोडक्शन हाउस के सामने आने लगी, उनके सामने कठिनाइयाँ आने लगी। इन कठिनाइयों का विश्लेषण यह बताता है कि ये कंपनियां ऐसे उत्पादों के विक्रय का प्रयास कर रही थी जो कि पहले काफ़ी लोकप्रिय थे, परंतु इन्होंने स्वयं को बदलते हुए उपभोक्ताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास नहीं किया।
ठीक है, मतलब जो लोग पहले से ही पसंद कर रहे थे बस उसी को प्रोड्यूस किए जा रहे थे। ये लोग मार्केट रिसर्च नहीं किए कि क्या ट्रेंड में चेंज हो रही है, क्या टेस्ट में चेंज हो रही है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर नीड ये लोग चेंज नहीं हुए, अपना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते रहे। तब इन्होंने अनुभव किया कि बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के महत्व को स्वीकार करना होगा। कस्टमर को क्या चाहिए, हमारे कंज्यूमर को क्या चाहिए, इस पे ध्यान देना होगा। जब ग्राहक के महत्व को समझा गया तो कस्टमर ओरिएंटेशन मार्केटिंग होने लगी। अब व्यवसाय का उद्देश्य अल्पकालीन अधिकतम लाभ की तुलना में दीर्घकालीन लाभ बन गया। अब हम लोग शॉर्ट पीरियड शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अपने मार्केट स्ट्रेटेजी ऐसे रखते हैं ताकि हमको लॉन्ग रिटर्न मिले। आई होप आप लोगों को इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।